स्कूल की वो ब्यूटी जिसके चेहरे पर शर्मीली मासूमियत कूट कूट कर भरी थी, वो मुझे खींच कर एक क्लासरूम में ले गई। वो एक पुराना और काफी समय से बंद पड़द्धा कमरा था। मुझे लगा कि आखिरकार मेरी जिंदगी में भी बाहर आ गई है, लेकिन किसने सोचा था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, उस खूबसूरत लड़की ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझ पर जबरदस्ती करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। तुरंत ही स्कूल का वो खतरनाक गुंडा क्लासरूम में घुस आया। उसने एक जोरदार घूंसा मारा जिससे मेरे दांत टूट गए, लेकिन मेरे आसपास के लोगों ने मुझे सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया। यहाँ तक कि डिसिप्लिन मास्टर ने भी उसी का साथ दिया और मुझसे कहा कि मैं उससे माफी मांगू। इससे भी बुरा तब हुआ जब उसके बाद हर स्कूल असेंबली में टीचर्स मुझे जलील करने के लिए इस बात को सबके सामने दोहराते थे और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देते थे। इसकी वजह से मैं गटर का चूहा बन गया जिससे हर कोई नफरत करता था और गालियां देता था। कुछ ही समय बाद मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और मुझे भारी मन से स्कूल छोड़ना पड़ा। आखिरकार एक ठंडे और सुनसान मेंटल असाइलम के अंदर मैंने अपनी आखिरी सांस ली। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि मैं ठीक उसी दिन वापस लौट आया हूँ जब स्कूल ब्यूटी ने मुझे उस मनहूस क्लासरूम में चलने के लिए फंसाया था। अरे लू, तुम अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लिनवई पहले से ही इंतजार कर रही थी। उस बंद पड़े क्लासरूम के अंदर वो लापरवाही से टीचर के डेस्क के सहारे टिकी हुई थी और अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी उंगलियों से बालों की लट को घुमा रही थी। मुझे मानना पड़ेगा, वो बेहद खूबसूरत है। उसका ऐसा प्यार भरा और इनवाइटिंग लुक किसी भी लड़के को अपना दीवाना बना सकता है। लेकिन इस वक्त मेरे दिल में नफरत के अलावा कुछ नहीं था, जो एक उफनते हुए तूफान की तरह उबल रही थी। मुझे दरवाजे पर जमा हुआ देखकर उसने झूठा गुस्सा दिखाते हुए पूछा कि मैं किस सोच में डूबा हूं। मैंने तुरंत अपने चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान ला दी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी और पूछा, अरे तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है कि तुमने मुझसे किसी काम के लिए मदद मांगी। फिर भी मैं अंदर चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। मैंने चुपके से क्लासरूम का दरवाजा पीछे से लॉक कर दिया। लिनवेई ने इस छोटी सी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो हंसी। उसने एक वर्कबुक निकाली और बोली, लुआन, यहाँ एक बहुत ही मुश्किल सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम अच्छे बच्चे बनकर मुझे इसे सॉल्व करना सिखाओगे? मैंने उसकी तरफ देखा और अनजान बनते हुए पूछा, क्यों ना हम इस बारे में अपनी असली क्लास में बात करें। उसने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है, हम अकेले और कंफर्टेबल रह सकते हैं, यहाँ हमें डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। लिनवेई ने यह बात मुझे इशारा करते हुए कही। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। मैंने बदले में उसे एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। इस पल लिनवेई के होठों पर एक जीत की मुस्कान आ गई। उसे शायद पूरा यकीन था कि उसका यह घटिया प्लान पूरी तरह कामयाब हो चुका है। जैसे ही मैं उसके बिल्कुल पास पहुंचा, लिनवेई ने अचानक अपनी पूरी ताकत से मेरी कलाई पकड़ डीडीएच ली। वो चिल्लाई, लुआन, ये सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसकी पकड़ डीएच बहुत ही बेरहम और खतरनाक थी। उसके नाखून मेरे मांस में धंस गए। उस हरकत से मेरे हाथ पर खून के निशान बन गए, लेकिन मुझे इन छोटे मोटे जख्मों की कोई परवाह नहीं थी। मेरी आंखें लगातार अपने आसपास के माहौल को स्कैन और चेक कर रही थी। ये जगह बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर है। खिड़की से कूदकर किसी के अंदर आने का कोई चांस नहीं है। पीछे का दरवाजा टूटे हुए डेस्क और कुर्सियों के ढेर से पूरी तरह ब्लॉक, इसलिए वो दरवाजा लॉक हो या ना हो, मुझे इसका कोई डर नहीं था कि कोई अचानक अंदर आकर खेल बिगाड़ देगा। मेरा ये शांत रिएक्शन बहुत ही अजीब था। इससे लिनवेई के दिल में एक अनजाना डर पैदा होने लगा। वो कांपी और उसने पूछा, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? लिनवेई काफी कंफ्यूज लग रही थी और उसने धीरे से अपनी पकड़ डीडीएच ढीली कर दी। मैंने उसे एक डरावनी और अजीब मुस्कान दी। मैंने उसे जवाब दिया, मुझे दर्द कैसे हो सकता है? इसके उलट इस वक्त मुझे अपनी पूरी बॉडी में एक अलग ही एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। मेरा ये रिएक्शन उसकी उम्मीदों से बिल्कुल बाहर था। लिनवेई डर के मारे अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और गिल्ट साफ दिखाई दिया। वो हकलाने लगी, कोई बात नहीं, अब मुझे तुमसे ट्यूशन नहीं पढ़ना है। उसने मुझसे तुरंत बाहर जाने को कहा, लेकिन मैं इस बात पर कैसे राजी हो सकता था? क्या हमने अभी कुछ देर पहले यह तय नहीं किया था? आज मुझे तुम्हें सबक सिखाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। वो जितने कदम पीछे हटती, मैं उतने ही कदम आगे बढ़ता। मैंने उसे तब तक पीछे धकेला जब तक कि वो दीवार के कोने से पूरी तरह सट नहीं गई। डर के मारे वो चिल्लाई और मुझे आगे न आने को कहा। उसने धमकी दी कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगेगी। मैंने उसे चैलेंज किया कि जाओ और चिल्लाओ, देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है। अपनी पिछली जिंदगी के कड़ीडी डेच पे अनुभवों से मैं अच्छी तरह जानता था कि उसका गुंडा बॉयफ्रेंड वहीं कहीं आसपास छुपा हुआ था। जैसे ही लिनवेई मदद के लिए चिल्लाती, स्क्रिप्ट के मुताबिक वो तुरंत हीरो बनकर लड़े डेचकी को बचाने के लिए अंदर आ जाता, लेकिन मैं उसे बैकअप बुलाने का कोई मौका नहीं देने वाला था। ठीक उसी पल जब लिनवेई ने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, मैं बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। मैंने चाक का एक टुकड़ा उठाया और सीधे उसके मुंह में डाल दिया। लिनवेई चाक की वजह से इतनी बुरी तरह हांफने लगी कि वो जोर जोर से खांसने लगी। जैसे ही उसने चाक को बाहर निकालने की कोशिश की, मेरे बद्धे हाथ ने तुरंत उसके मुंह को कसकर बंद कर दिया ताकि कोई आवाज बाहर न जा सके। मेरे दिमाग में वो सारी क्रूर चीजें घूमने लगी जो उसने मेरे साथ की थी। बिना 1 सेकंड सोचे मैंने एक जोरदार घूंसा दे मारा। इस पंच में वो सारी नफरत और गुस्सा भरा था जो मैंने इतने सालों से अपने अंदर दबाकर रखा था। लिनवेई का चेहरा तुरंत पीला पड़ेडीएच गया, जैसे शरीर से पूरा खून गायब हो गया हो। उसकी पूरी बॉडी एक सूखी हुई मछली की तरह मुद्द गई। वो ठंडे फर्श पर सिमट कर लेट गई। अब वो मेरी
मेरी तरफ जिस तरह देख रही थी उसमें सिर्फ और सिर्फ खौफ था। मैं उस पर चिल्लाया, तुमने मुझे ही क्यों टारगेट किया? क्यों? मेरे अंदर के इमोशंस इस वक्त पूरी तरह पागल हो चुके थे। मैं लगातार उस पर सवालों की बौछार कर रहा था। उसके बॉयफ्रेंड का नाम जू हाउ है। जू फैमिली ने स्कूल को पूरे 1 मिलियन युआन का डोनेशन दिया था। इस वजह से स्कूल उन दोनों की गुंडागर्दी पर पूरी तरह से आंखें मूंद लेता था। उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स के दर्द को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। लेकिन एक बात मुझे कभी समझ नहीं आई, लिन वेई और जू हाउ की घमंडी पर्सनैलिटी को देखते हुए अगर वो किसी को पीटना चाहते तो वो सीधे ऐसा कर सकते थे। मुझे फंसाने के लिए ऐसा जाल बुनने की कोई जरूरत नहीं थी। लिन वेई मेरे इस खतरनाक रूप से इतनी डर गई थी कि उसके होश उड़ डीएच गए थे। वो सिर्फ बेबसी में अपना सिर हिला रही थी। वो लड्डा खदाते हुए बोल रही थी, एक पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पा रही थी। आखिर में वो सिर्फ एक हाई स्कूल सीनियर ही तो थी। मेरे एक पंच ने उसके सारे घमंड को चूर चूर कर दिया था। मैं एक बात को लेकर बिल्कुल श्योर था, लिन वेई यकीनन कोई राज छुपा रही थी। वो मुझे सच बताने से साफ मना कर रही थी। मैं जितना इस बारे में सोचता मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। मेरे दिल में गुस्से की आग तेजी से भड़क रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी बॉडी फटने वाली है। ठीक उसी पल दरवाजे के बाहर से अचानक जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। एक घमंडी आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो और बाहर निकलो। बाहर खड़दा शख्स जू हाउ था और लिन वेई। जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी अचानक उसका कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी वापस आ गई। वो चिल्लाई, लु युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम जैसे कचरे को जान से मार दूंगी। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने जल्दी से फर्श से एक पेंसिल उठाई, सीधे मेरी तरफ झपटी और उसे मेरी आंख में चुभाने की कोशिश की। इस वक्त मेरी बॉडी में एड्रेनालाइन का फ्लो बहुत हाई था। मेरी सोचने और रिएक्ट करने की स्पीड अपने पीक पर थी। मैंने आसानी से उसकी पतली कलाई पकड़ डीडीएच ली और पेंसिल उसके हाथ से छीन ली। पलक झपकते ही मैं उस पर गुर्राया, तुम्हारी अभी भी इस वक्त पलटवार करने की हिम्मत हो रही है? मेरा गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। अगले ही सेकंड मैंने उस पर पंचों की बरसात कर दी। ये वो टेक्निक थी जो मैंने मास्टर ये के मार्शल आर्ट से सीखी थी। मेरे मुक्के एक मशीन गन की तरह चल रहे थे जो लगातार लिन वेई के खूबसूरत चेहरे पर पडीडी एच रहे थे। लिन वेई की चीखें बंद नहीं हो रही थी, उसकी दर्दनाक आवाजें गूंज रही थी। कुछ ही देर में उसका चेहरा पूरी तरह सूज गया और बिगड़ गया। ठीक उसी पल जू हाउ ने भारी दरवाजे को एक जोरदार लात मारकर खोल दिया। वो गुस्से में अंदर घुस आया। मैंने लिन वेई को बालों से पकड़ा और धीरे से अपना सिर घुमाया। मैंने एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। पहले मैंने सब कुछ चुपके से रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा था, फिर उस सबूत को डिसिप्लिन मास्टर के मुंह पर मारने का प्लान था। मैं उस तरीके से अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। लेकिन जब मैंने शांत दिमाग से सोचा तो पैसे की ताकत के आगे सच का कोई मोल नहीं होता। भले ही मेरे हाथ में लिन वेई और जू हाउ की गुंडागर्दी का सबूत होता और मैं उसे स्कूल बोर्ड के पास ले जाता, फिर भी उन दोनों को शायद वो सजा नहीं मिलती जिसके वो हकदार थे, क्योंकि उनकी अमीर फैमिली बैकग्राउंड की वजह से स्कूल में रहना या न रहना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनकी फैमिली ने पहले से ही उनके विदेश जाकर पाजने और अपना रिज्यूमे चमकाने का रास्ता साफ कर रखा था। अगर मैंने लाइफ का ये सुनहरा मौका गंवा दिया तो बाद में बदला लेने का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता। उन भयानक यादों को सोचते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी ताकत दौड़ गई। मेरे दिल में नफरत की आग फिर से जल उठी। लिन वेई सिर्फ मुश्किल से हेल्प शब्द ही बोल पा रही थी। जू हाउ ने खुद को संभाला और एक पागल सांड की तरह मेरी तरफ बढ़ा। हकीकत में उसकी फिजिकल बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। नॉर्मली वो दूसरों को सिर्फ अपनी फैमिली के पावर के दम पर डराता था। वो बस रौब झाड़ देता था ताकि लोग डर जाएं और पलटकर जवाब न दें। जू हाउ बस अंधाधुंध आगे बढ़ा। मैंने बद्दी फुर्ती और समझदारी से खुद को साइड कर लिया। वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधे साइड में रखे डेस्क से जा टकराया। एक जोरदार आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उस भारी टक्कर से डेस्क और कुर्सियां आपस में टकराकर बिखर गईं। मैंने तुरंत मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़ा। मैंने उसकी पीठ पर एक जोरदार लात मारी। जू हाउ दर्द से चिल्लाया और धूल भरे फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठ पाता मैंने उसके हिप्स पर एक और लात जमा दी। मैंने उससे पूरी नफरत के साथ पूछा, तो बस इतनी ही ताकत है तुम में? मैं उसे लगातार लात मारते हुए गालियां दे रहा था। मेरी बातें पूरी तरह से नफरत और मजाक से भरी थी। जू हाउ और लिन वही ही मेरी सारी तकलीफों की जड्रेस थे। मैं सालों के एक एक अपमान का बदला सूद समेत चुकाने वाला था। मैंने उसे उठने और लड़ने के लिए कहा। जैसे ही जू हाउ ने खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, मैंने उसे एक और जोरदार लात का गिफ्ट दिया। जू हाउ दर्द और गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। लेकिन मेरी आंखों में इस वक्त उसका ये विरोध बिल्कुल बेकार और दयाजनक था। जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता मैं रुकने वाला नहीं था। उनका ये दर्द ही मेरे जख्मों की दवा था। इस जिंदगी में मैं किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। इस वक्त वो बस बेबसी और गुस्से में चिल्ला रहा था। लिन वेई डर के मारे पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। नॉर्मली उसने लाइफ में कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। जू हाउ ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और पास में रखी एक स्टूल को पकड़ डे एच लिया। उसने अपना सिर घुमाया और स्टूल से मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैंने एक सिंपल किक मारी और स्टूल को दूर फेंक दिया। फिर मैंने उसके चेहरे पर एक करारा थप्पड़ जड़े दिया। एक जोरदार आवाज गूंजी। पूरा क्लासरूम अचानक एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। जू हाउ ने अपना चेहरा पकड़ा और रोने लगा। लु युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरे डैड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं हंसा और जवाब दिया, अगर तुम्हारे डैड इतने ही ताकतवर हैं तो उन्हें यहाँ बुलाओ। अगर वो यहाँ आए तो मैं तुम दोनों की मिलकर धुनाई करूंगा। मैंने एक ठंडी और मजाकिया हंसी हंसी। मुझे उसकी खोखली धमकियों
क्योंकि रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मैं फिर से उस पर झपटा और उसकी जमकर पिटाई की। मेरे दिमाग में इस वक्त सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो मुझे इतना मारे कि मैं अपाहिज हो जाऊं, या फिर मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूं। क्लासरूम में एक बार फिर से चीखें गूंजने लगी। वो एक जानवर की तरह टड्डैप रहा था। अचानक बाहर से एक मिडिल एज्ड आदमी जोर से चिल्लाया और मुझे रुकने को कहा। वो तेजी से कमरे के अंदर आया। उसने मुझे जबरदस्ती पीछे धकेला और गुस्से में चिल्लाया कि मैं लोगों को क्यों पीट रहा हूं। जैसे ही मैंने इस जाने पहचाने चेहरे को देखा, मेरे हाथ अपने आप रुक गए। जो शख्स अभी सामने आया था वो कोई और नहीं बल्कि डिसिप्लिन मास्टर वांग जियांगो था। यह देखकर कि मैं रुक गया हूं, मिस्टर वांग ने खुद को शांत किया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी नाक पर टिके गोल्ड रिम चश्मे को ठीक किया। एक घमंडी टोन में उन्होंने मुझसे पूछताछ की, तुम किस क्लास से हो? जू हाओ ने अपना सूझा हुआ चेहरा पकड़ ढाते हुए रोते हुए कहा, यह क्लास 6 का लू युआन है। मिस्टर वांग जू हाओ का नाम सुनते ही चौंक गए। वो घबरा गए जब उन्हें एहसास हुआ कि जमीन पर पड़ा लड़का जू फैमिली का इकलौता बेटा है। ये कंफर्म होने के बाद कि वो वाकई जू हाओ है, वो तुरंत गुस्से से लाल हो गए और मुझे घूरने लगे। वो चिल्लाए, लू युआन, तुम्हें इस तरह वायलेंस करना और लोगों को पीटना किसने सिखाया है? मैं वहां खड़ा रहा, अपनी मुट्ठी को इतनी कसकर भींचे हुए कि मेरी नसें साफ दिख रही थी। मेरी पिछली जिंदगी की वो दर्दनाक यादें फिर से मेरे दिमाग में ताजा हो गईं। हर सुबह स्कूल असेंबली के दौरान वो मुझे पोडियम पर खींच कर ले जाते थे ताकि हजारों लोगों के सामने मुझे जलील कर सके। अगर मैं सच कहूं तो वांग जियांगो ने मुझे जो मेंटल टॉर्चर दिया था वो जू हाओ और लिन वेई के केस से कहीं ज्यादा था। मैं खुद को एक कड़ी डवी और बेबसी भरी मुस्कान देने से नहीं रोक सका। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इतना बेवकूफ था कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। इस तरह के घटिया इंसान के सामने वो वाकई दुनिया की सबसे बचकानी सोच थी। यह देखकर कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मिस्टर वांग और ज्यादा चिढ़ गए और चिल्लाए, ये पूछते हुए कि क्या मैं बहरा हूं। मुझे चुप देखकर उनका एटीट्यूड और खराब हो गया। उनका टोन पूरी तरह से दुश्मनी और गुस्से से भरा था। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए पूछा, अभी जो तुम इसे इतनी बेरहमी से पीट रहे थे वो हिम्मत अब कहां गायब हो गई? जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा कान पकड़ने और मरोड़ने के इरादे से। उनकी हमेशा से आदत थी कि वो स्टूडेंट्स के सिर के पीछे जोर से मारते थे और उनके कान मरोड़ते थे। उस हरकत से जो डर और दर्द मुझे मिलता था वो आज भी मेरी रूह कंपा देता है। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, मैंने बिना डरे उनका हाथ पकड़ डाच लिया। अपने दांत भींचते हुए मैं गुस्से से गुर्राया। उनका नाम वांग जियांगो था। इस पल मेरे दिल में गुस्से का ज्वालामुखी पूरी तरह से फट चुका था। मेरी पिछली लाइफ में जब वांग जियांगो रिटायर हुए थे तो वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। इतना ही नहीं, वो जू फैमिली के पावर के दम पर आगे बढ़ते रहे। अपने दुश्मन को इस तरह ऐश और आराम की जिंदगी जीते देखना मुझे मौत से भी बदतर लगता था। अगर भगवान ने मुझे वापस लौटने का मौका दिया है तो मैं इस नाइंसाफी को दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। वो कांपने लगे, हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वांग जियांगो ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह डर चुके थे क्योंकि उन्होंने मुझे वार्निंग दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस लेडी डिचके को मैंने अब भी पीटा है वो कोई और नहीं बल्कि जू फैमिली का बड़धा बेटा है। उन्होंने डिमांड की कि मैं तुरंत जू फैमिली के पास जाऊं और घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी मांगू, तभी शायद तुम्हारे पास बचने का एक मौका होगा, वरना। कहते कहते उसकी आवाज बीच में ही रुक गई। मैं अपना सारा सब्र पूरी तरह खो चुका था और उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं था। मैं गुस्से में चिल्लाया और उसे सीधे नर्क में जाने को कहा। मैंने उसके सिर पर एक विनाशकारी घूंसा दे मारा। वांग जियांगो की बॉडी कुदरती तौर पर मोटी और सुस्त थी। वो असल में स्ट्रीट फाइट के मामले में मेरा मुकाबला करने के लायक ही नहीं था। वो तुरंत फर्श पर गिर पड़ेगा और दोबारा उठने की हालत में नहीं रहा। मैं चीखा और चिल्लाकर पूछा कि आखिर तुम सब मिलकर मुझे इतनी बेरहमी से क्यों बर्बाद करना चाहते थे? मेरी चीखें उस खाली कमरे में लगातार गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अंदर का सारा गुबार बाहर निकालना चाहता हूँ। 2 जन्मों से दबाकर रखा गया वो सारा गुस्सा और नफरत मैंने पागलों की तरह अपने दुश्मन पर घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। मेरे हर एक प्रहार में दम घुटने वाली नफरत की ताकत भरी थी। मैं उसे तब तक मारता रहा जब तक कि मेरी बॉडी की मसल्स में दर्द नहीं होने लगा और वो जवाब नहीं देने लगी। थकान की वजह से मेरी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी थी। तभी जाकर मुझे अपने मुक्कों की स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ी। एक ऐसा घटिया इंसान जो सच को मरोड़ता है और जिसे सही गलत का फर्क तक नहीं पता, उस जैसे कचरे को टीचर बनने और दूसरों को ज्ञान देने का क्या हक? मैं उसे और सजा देने के लिए एक और घूंसा मारने ही वाला था, लेकिन तभी मेरी आंख के कोने से मैंने जू हाओ को चुपके से भागने की कोशिश करते हुए देखा। मैंने तुरंत पास में रखी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दी। वो कुर्सी पूरी सटीकता के साथ सीधे जू हाओ की पीठ पर जाकर लगी। उस भारी टक्कर से वो लड़खड़ आया और सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत जिंदगी के इस सुनहरे मौके को लपक लिया। मैं आगे झपटा और अपने पूरे शरीर का वजन डालकर उसे जमीन पर दबोच लिया। जू हाओ दर्द से बुरी तरह कराहने लगा और चिल्लाने लगा कि लू युआन उसे जान से मारना चाहता है। उसकी मदद के लिए लगाई गई वो तीखी चीखें पूरी स्कूल बिल्डिंग में गूंज उठी। भले ही यह एक पुराना क्लासरूम था जो काफी समय से बंद पड़ रहा था, लेकिन इसकी लोकेशन असल में बाकी क्लास ब्लॉक्स के काफी करीब थी। जब बाकी स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि इतनी बेरहमी से मदद के लिए चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल का गुंडा जू हाओ है, तो तमाशा देखने के लिए और भी ज्यादा स्टूडेंट्स वहां इकट्ठा होने लगे। हर कोई यह देखकर हैरान रह गया और वहीं का वहीं रुक गया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग उस बहादुर लड़ाचके की पहचान के बारे में बातें करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा
रहा था कि किसी में सचमुच जू हाओ पर हाथ उठाने की इतनी हिम्मत हो सकती है। मुझे मानना पड़ेगा, ये पूरे साल की सबसे बेस्ट न्यूज थी जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। इस सीन ने मेरी नसों में दौड़न रहे खून के बहाव को और तेज कर दिया। आसपास से खड़े क्लासमेट्स का उसे बचाने के लिए अंदर आने का रत्ती भर भी इरादा नहीं था। वे एक एक करके क्लासरूम के दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए ताकि इस बढ़िया शो का मजा ले सके। उन्होंने अंदर चल रहे इस ड्रामे को जितना करीब से देखा, उतना ही उनका ध्यान वांग जियांगो और लिन वेई की इस बुरी हालत पर गया। किसी ने हैरान होकर सांस रोक ली और इशारा करते हुए कहा कि जिस शख्स का चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा वो असल में लिन वेई है, और उसके बगल में लेटा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद डिसिप्लिन मास्टर है। तीन लोग मिलकर एक लड़के पर हावी होने आए थे, फिर भी उनका कचंबर निकल गया। भिड्डा उनका मजाक उड़ाने लगी और सोचने लगी कि क्या इन्हें लड़ना भी आता है। वहां फुसफुसाहट चल रही थी कि क्या उन्हें पीट रहा वो लड़का वाकई लू युआन ही है। वे इस चौंकाने वाले सीन को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। क्या वो आमतौर पर इतना सीधा और शरीफ स्टूडेंट नहीं था? ऐसा लग रहा था कि उसे इस कदर मजबूर कर दिया गया कि उसका दिमाग ही घूम गया। मैंने मन में सोचा, इन्होंने खुद अपने लिए यह गड्ढा खोदा है, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। उस हिंसक सीन को देखकर कोई भी डरा नहीं और न ही किसी का वहां से पीछे हटने का इरादा था। उन्हीं के बीच एक मेल स्टूडेंट इस पूरी लड़ाई को काफी करीब से देख रहा था। यह देखकर कि बाकी टीचर्स अभी तक बीच बचाव करने नहीं आए हैं, उसने एक जोरदार आवाज लगाई और सीधे वांग जियांगो की तरफ लपका। वांग जियांगो ने अभी अभी अपना टूटा हुआ चश्मा उठाकर वापस पहनना ही था कि अचानक उन्हें अपनी तरफ एक बड्ढा सा पैर आते हुए दिखाई दिया। घबरा कर उन्होंने जाओ चिंग पर चिल्लाते हुए पूछा कि वो आखिर क्या बकवास कर रहा है। इस स्टूडेंट की बॉडी काफी मस्कुलर और तगड़ी थी, हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े सीधे और बेवकूफों जैसे लग रहे थे। स्कूल में सब लोग उसे प्यार से दाकियांग नाम से बुलाते थे। दाकियांग का पैर हवा में ही अचानक रुक गया। उसने एक गहरी मुस्कान दी और टीचर से पूछा कि क्या उसके शूज अच्छे लग रहे हैं। वांग जियांगो पहले से ही चोटों से बेहाल थे और ऊपर से एक स्टूडेंट की तरफ से इस तरह का मजाक। वो इतने ज्यादा भटक गए कि गुस्से के मारे तुरंत वहीं बेहोश हो गए। जहां तक स्कूल ब्यूटी लिन वेई का सवाल था, वो शुरुआत से ही वहां बिना किसी हलचल के पडेढ़ी हुई थी। उसका वो शांत और बेजान पोस्चर देखने में बहुत रिलैक्सिंग लग रहा था। इस मुद्दे पर मेरी बॉडी लगभग पूरी तरह थक चुकी थी। सच कहूं तो मेरे अंदर आगे लड़ेचने के लिए एक कतरे के बराबर भी ताकत नहीं बची थी। मुझे बस एक गहरा पछतावा महसूस हो रहा था कि इंसान का स्टेमिना लिमिटेड क्यों होता है। मेरे अंदर की लड़ेचने की आग कुछ समय के लिए शांत हो गई थी। भीड़ में से कोई चिल्लाया, प्रिंसिपल सर आ गए हैं। प्रिंसिपल अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ पीडीएच को हटाते हुए तेजी से क्लासरूम के अंदर दाखिल हुए। ये देखकर दाकियांग ने तुरंत मुझसे कहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। प्रिंसिपल ने उसे बेहद गुस्से वाली नजरों से घूरा। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि इस मददगार को भी तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। दाकियांग घबरा गया और चिल्लाने लगा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, उसने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। उसने अपना बचाव करते हुए कहा कि उसने तो बस अपना पैर थोड़ा सा ऊपर उठाया। उसने इस बात पर जोर दिया कि उसका डिसिप्लिन मास्टर को लात मारकर जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। दाकियांग इस वक्त पूरी तरह कंफ्यूज और परेशान था। उसने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी उसे इस क्राइम का पार्टनर मान लिया गया। दाकियांग ने अपनी बेगुनाही साबित करने और अपना नाम साफ करने की पूरी कोशिश की। हालांकि सिक्योरिटी टीम फिर भी अपना काम करने के लिए आगे बढ़ी। प्रिंसिपल के ऑर्डर्स के बाद उस पुराने और टूटे फूटे क्लासरूम का माहौल अचानक पहले से भी ज्यादा अजीब हो गया। लेकिन दाकियांग जितना ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था, वो चीजों को उतना ही ज्यादा बिगाड़ दे रहा था। आखिरकार गार्ड्स ने दाकियांग और मेरे हाथ पैर पूरी तरह से बांध दिए। उन्होंने हमें वहां से निकाला और एक छोटे से तंग कमरे में बंद कर दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या उन्हें इस मामले को संभालने के लिए पुलिस को फोन करना चाहिए। प्रिंसिपल ने तुरंत इस आइडिया को खारिज कर दिया और केडेडी शब्दों में कहा, कम से कम अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो इस बात से बुरी तरह डरे हुए थे कि अगर यह बात बाहर फैली और पब्लिक तक पहुंची तो उनकी प्रिंसिपल की पोस्ट पक्का चली जाएगी। उन्होंने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि सबसे पहले जू फैमिली को इस बात की जानकारी दी जाए। इस वक्त सबसे जरूरी काम उस अमीर फैमिली के गुस्से को शांत करने का रास्ता खोजना था। यह कहने के बाद वो मुद्दे और पूरी नफरत और गुस्से के साथ मुझे घूरने लगे। उन्होंने अपने जूनियर्स को हिदायत दी कि इस लड़ेचके को सीधे जू फैमिली के हवाले कर दिया जाए ताकि वो खुद इससे निपटें। इस वक्त मेरा मूड बहुत ही फ्रेश और रिलैक्स था। अपना पूरा गुस्सा निकाल लेने के बाद मुझे उस जैसे कचरे के साथ बहस या बकवास करने की कोई परवाह नहीं थी। मेरे लिए इस समय सबसे जरूरी चीज यह थी कि मैं एक एक सेकंड का इस्तेमाल अपना स्टेमिना वापस पाने के लिए करूं। इसके साथ ही मुझे खुद को आजाद करने का कोई ना कोई रास्ता खोजना था। मैंने कमरे में किसी ऐसे टूल को ढूंढना शुरू किया जिससे मेरी मदद हो सके। मेरा ध्यान पास की टेबल पर गया जहां एक छोटा सा चाकू रखा हुआ था। मैंने फुर्ती से उस चाकू को उठाया और चुपके से अपनी हथेली में छुपा लिया। ठीक कुछ ही देर बाद सायरन की आवाजें गूंजने लगीं, जिससे साफ हो गया कि एम्बुलेंस स्कूल कैंपस के अंदर आ चुकी है। मैंने खिड़की के फ्रेम के सहारे खुद को ऊपर उठाया ताकि बाहर के हालात देख सकूं। मैंने देखा कि जू हाओ और बाकी दोनों को एक एक करके बेहद दयनीय हालत में एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जा रहा था। दूर से मुझे अभी भी स्टूडेंट्स की कानाफूसी की आवाजें हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। कोई झूठी हमदर्दी दिखाते हुए आहें भर रहा था और कह रहा था कि यह कितनी शर्म की बात है कि इस जनरेशन का गॉड ऑफ वॉर इस तरह धूल में मिल गया। भीड़ा हंस रही थी और कह रही थी कि उन्होंने स्ट्रीट फाइटर्स तो बहुत देखे हैं, लेकिन
लेकिन किसी फाइटर की ऐसी सुझाई हुई हालत पहली बार देखी है। ये पहली बार था जब किसी ने ऐसा किया। बाकी स्टूडेंट्स ने अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि वे काफी समय से ऐसा करना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर सर्वसम्मति से यह माना कि इस पूरे स्कूल में लू युआन ही सबसे बड़ा डेडाइज बंदा है। तारीफ के उन शब्दों ने मेरी आत्मा को काफी हल्का और रिलैक्स कर दिया। मैं मुद्दा और मैंने उत्सुकता से दाकियांग से पूछा कि उसने अभी अभी इतनी जल्दबाजी में ऐसा कदम क्यों उठाया। वांग जियांगो रोज तुम्हारे सिर पर मारता है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस तरह गुस्सा होते नहीं देखा। असल में दाकियांग और मैं एक ही क्लास में नहीं थे, लेकिन हम दोनों एक ही होम टाउन से थे, एक ही गरीब गांव में पले बढ़े थे। पुराने दिनों में हमारा गांव दो गांव के बेवकूफों के लिए काफी बदनाम था। जब से दाकियांग और मैं गांव छोड़कर शहर में पढ़ाई करने आए थे, तब से गांव में बेवकूफ कहलाने के लिए कोई बचा ही नहीं था। दाकियांग ही इस जगह पर इकलौता ऐसा भाई था जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा करता था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और कहा कि वो एक मरे हुए क्लासमेट का बदला लेना चाहता था। मरे हुए क्लासमेट शब्द सुनते ही मेरे अंदर एक बहुत बद्धा शौक लगा। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा था। दाकियांग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत ही डरावनी और भयानक याद ताजा की हो। वो कांप उठा, डर के मारे सिमट कर बैठ गया और रोते हुए बताने लगा। उसने इस बात पर जोर दिया कि उसकी क्लास से एक क्लासमेट सचमुच बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। परसों रात उसने अपनी आंखों से एक ऐसा सीन देखा जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। डिसिप्लिन मास्टर वांग जियांगो और एक दूसरा अजनबी आदमी स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर दिखाई दिए थे। वे उस सुनसान जगह पर चुपके से एक बहुत बद्दा गड्ढा खोद रहे थे। दाकियांग की बातों ने कमरे के माहौल को बिल्कुल ठंडा और डरावना बना दिया। मुझे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि इस स्कूल को घेरने वाला अंधेरा मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरा था। उस क्लासमेट के गायब होने के पीछे का सच सीधे तौर पर उस बूढ़े डिसिप्लिन मास्टर से जुड़ा हुआ लग रहा था। इस खौफनाक कहानी ने एक ऐसे काले राज से पर्दा उठा दिया था जिसका सामना हम दोनों को करना था। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न रह गया, पूरी तरह हैरान। मुझे लग रहा था कि मेरी अब भी की हरकतें काफी लापरवाह और बहादुरी भरी थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे लोग इस हद तक बेरहम और क्रूर हो सकते हैं। मैंने दाकियांग से पूरी बात और ज्यादा डिटेल में बताने को कहा। दाकियांग ने मुझे उस इंसिडेंट के बारे में दोबारा समझाना शुरू किया। स्कूल कैंपस के ठीक पीछे एक छोटा सा सुनसान पहाड़ डेज था। परसों रात क्योंकि वो स्कूल लौटने में काफी लेट हो गया था और कर्फ्यू का टाइम निकल चुका था, इसलिए उसने अंदर घुसने के लिए पहाड़देज की तरफ से दीवार फांदने का फैसला किया। नतीजतन उसने अचानक वांग जियांगो को वहां किसी को दफनाते हुए देख लिया। क्योंकि दाकियांग के सोचने का तरीका नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग था, इसलिए वो किसी मुसीबत में पड़ने से डर रहा था। इसीलिए वो तुरंत वहां से चुपचाप भाग निकला। मैंने उस पर दबाव डालते हुए पूछा कि क्या उसने वहां मौजूद दूसरे आदमी का चेहरा साफ साफ देखा था। दाकियांग ने पूरे यकीन के साथ कहा कि उसने उसे बहुत साफ देखा था। उस रात डिसिप्लिन मास्टर के साथ जो दूसरा बंदा था वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल का गुंडा जू हाओ था। मेरी आंखों में अचानक उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो चीजों का इस तरह सामने आना बिल्कुल सही बैठ रहा था। जू हाओ हमेशा अपनी पावर के दम पर लापरवाही से काम करता था और पूरे स्कूल में अपना रोब झाड़ता था। उसके दिल में इंसानी जिंदगी के लिए रत्ती भर भी इज्जत या परवाह नहीं थी, इसलिए उसका मर्डर जैसा क्राइम करना कोई अजीब बात नहीं थी। कहानी खत्म होने के ठीक एक पल बाद कमरे का दरवाजा बाहर से अचानक एक जोरदार लात मारकर खोला गया। डरावने दिखने वाले अजनबियों का एक पूरा ग्रुप सीधे अंदर घुस आया। उनमें से एक ने आवाज दी और मुझसे पूछा कि क्या मैं ही लू युआन हूँ। मैंने उनकी इस धमकी के सामने जरा सा भी डर नहीं दिखाया। मैंने हल्के से सिर हिलाया और बिना झिझक अपनी पहचान कबूल कर ली। मैंने पलटकर पूछा, क्या तुम लोगों को जू फैमिली ने मुझसे बदला लेने के लिए भेजा है? उस आदमी ने दावा किया कि वो सिर्फ जू फैमिली का एक बटलर है। उसने कहा कि उसका मिशन मुझे वापस ले जाकर मैडम से मिलवाना है। बात करते करते उसने एक खोजी नजर से मुझे सिर से पैर तक चेक किया। वो नफरत से मुस्कुराया और कहा कि तुम्हारा लुक तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारा ओरा बहुत ही दयनीय है। उसने ताना मारते हुए कहा कि आखिर में तुम सिर्फ एक सस्ते नाजायज बच्चे ही तो हो। वो चिल्लाया और पूछा कि तुम्हारी हमारे यंग मास्टर के साथ प्यार के लिए कंपटीशन करने की हिम्मत कैसे हुई। मैं उन अजीब और उलझाने वाले शब्दों को सुनकर असमंजस में पडीडी इच गया। दिल के किसी कोने में मुझे लगा कि वो किसी बहुत बद्ध और गहरे राज्य की तरफ इशारा कर रहा है। बटलर ने आगे कोई सफाई नहीं दी और जैसे ही हमने हॉस्पिटल में कदम रखा वो मुझे चुपचाप अंदर ले गया। मैंने देखा कि जू हाओ का एक प्राइवेट और लग्जरियस वीआईपी वार्ड में ट्रीटमेंट चल रहा था। वो अभी भी गहरे कोमा में था और उसके होश में आने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। हॉस्पिटल के बेड के बगल में इस वक्त एक मिडिल एज्ड कपल निगरानी रख रहा था। उन दोनों के चेहरे बेहद गंभीर और तनाव से भरे दिख रहे थे। मैंने पहले भी न्यूज में उनके चेहरे देखे थे। उस आदमी का नाम जू शियोंग था और उसके बगल में खडेड्डी औरत लू मेयोंग थी। वे दोनों पहले एक असफल शादी के दौर से गुजर चुके थे। जब लू मेयोंग की मुलाकात जू शियोंग से हुई तो वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। शादी के महज 3 महीने बाद ही उसने उसके बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही जू हाओ था जो उस बेड पर बिना किसी हलचल के लेटा हुआ था। जू हाओ के बैकग्राउंड के सच में कई छिपी हुई परतें नजर आ रही थी। उनके पास्ट के पहेली के टुकड़े मेरे दिमाग में धीरे धीरे साफ होने लगे थे। वो बेटा जू हाओ था। जू शियोंग की पहले भी एक और शादी हो चुकी थी। अफवाहों की माने तो उसका एक और नाजायज बेटा भी था। बाहर कई लोकल लोग इस गॉसिप के बारे में जानते थे। मैंने खुद सिर्फ अनजाने में बाकी
क्लासमेट्स को इस बारे में बातें करते हुए सुना था। एक बार जब जूहाओ ने किसी को बहुत बेरहमी से पीटा था, तब बटलर ने सम्मान के साथ आगे बढ़कर मैडम को रिपोर्ट दी थी। उसने अनाउंस किया कि आप जिस इंसान को ढूंढ रही थी उसे यहाँ लाया जा चुका है। मैं इस बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए लू मेओंग ने धीरे से अपना हाथ हिलाया, जिससे साफ हो गया कि उन्होंने उन सभी लोगों को कमरे से बाहर जाने का ऑर्डर दिया जो इस मामले से जुड़े नहीं थे। बटलर सावधानी से सबको हॉस्पिटल के कमरे से बाहर ले गया। पलक झपकते ही अंदर सिर्फ हम 4 लोग रह गए। हम सब आमने सामने खड़े थे। लू मेओंग ने मुझे ऐसी नजरों से घूरा जो पूरी तरह जहर और नफरत से भरी थी। वो मुझे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसने मुझे जलील करते हुए एक घटिया और नीच इंसान कहा। मेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मैं उसके बेटे पर हाथ उठाऊं। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। उसने अपना हाथ घुमाया और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ में बहुत ज्यादा ताकत थी। मेरे मुंह के कोने से तुरंत ताजा खून बहने लगा। ये देखकर कि लू मेओंग ने दोबारा अपना हाथ उठाया है, दूसरी बार हमला करने के लिए तैयार। मेरा उसके सामने 1 सेकंड के लिए भी खुद को रोकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सीधे उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी। बिना कोई रहम दिखाए लू मेओंग के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी बॉडी एक तोप के गोले की तरह पीछे की तरफ फेंकी। वो हॉस्पिटल की ठंडी दीवार से बुरी तरह जा टकराई। यह देखकर जू शियोंग घबरा गया और उसे उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन एहसान मानने के बजाय लू मेओंग ने अपना हाथ घुमाया और जू शियोंग को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसे दिन में ही तारे दिखने लगे। उसे गालियां दी, उसे एक निकम्मा और डरपोक कचरा कहा। वो उस पर चिल्लाई और पूछा कि क्या वो बस वहीं खड़े डिढ़ा रहेगा और अपनी पत्नी को पिटते हुए देखता रहेगा बिना कुछ किए। जू शियोंग का चेहरा बेहद अजीब और बदसूरत एक्सप्रेशन में बदल गया। वो पूरी तरह से टूटा हुआ और असहज लग रहा था। इससे पहले कि उसने आखिरकार हकलाते हुए जवाब दिया, उसने कहा कि चाहे जो भी हो, मैं फिर भी उसका सगा बेटा हूँ। इसके अलावा इतने सालों से वो मेरे प्रति हमेशा गहरा गिल्ट महसूस करता था। जैसे ही ये सच उसके होठों से निकला, मुझे लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैं आखिरकार समझ गया कि जू हाउ ने मुझ पर सीधे हमला क्यों नहीं किया था। तो यही वजह थी कि उसने मुझे इस तरह फंसाने और जाल बुनने के लिए इतनी मेहनत की थी। वे इस घटिया तरीके का इस्तेमाल करके मुझे पूरी तरह से मौत के मुंह में धकेलना चाहते थे। लू मेओंग तब तक चिल्लाई जब तक कि उसकी आवाज नहीं बैठ गई। वो जू शियोंग का नाम चीख रही थी। उसने उसे याद दिलाया कि वो उसके परिवार के एहसानों को कभी न भूले। वो चिल्लाई और पूछा कि आखिर किसने आज उसे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की है। उसने जानना चाहा कि क्या वो सचमुच चाहता है कि यह नाजायज बच्चा परिवार में वापस आए और अपना हक जताए। ये सुनकर जू शियोंग सिर्फ अपना सिर झुका सका और फर्श को घूरने लगा। उसका चेहरा बेबसी और दबे हुए गुस्से से भरा था, लेकिन उसकी पलटकर लड़ी अचने की हिम्मत नहीं हुई। वो बिल्कुल एक सताई हुई बहू की तरह लग रहा था। मेरे मुंह का स्वाद कड्डेवा हो गया। क्या यही असली वजह थी कि वे मुझे टारगेट कर रहे थे? इस पूरे समय ईमानदारी से कहूं तो उन्हें बस मुझे कभी सच नहीं बताना था। उन्हें इतनी घिनौनी और क्रूर चीजें करने की क्या जरूरत थी? मैंने अपने दांत भींचे। मेरी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि वो कांपने लगी। दिल के अंदर मुझे जरा सी भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। अचानक अपने सगे परिवार को पाकर मैं रत्ती भर भी खुश नहीं था। इसके उलट मेरे दिल में गुस्से की एक ऐसी आग जल उठी जो पहले कभी नहीं जली थी। लू मेओंग के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरा होना ही उसके लिए एक अपमान है। उसने डिक्लेयर किया कि मुझ जैसे कचरे को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। जो फैमिली की सारी दौलत फ्यूचर में सिर्फ उसके बेटे की होगी। इसके साथ ही उसने 2 बार ताली बजाई। उसने बटलर और उन आदमियों को वापस कमरे में बुला लिया जो अभी अभी बाहर गए थे। मैं इतना गुस्से में था कि इतनी करीबी दूरी पर मेरी पूरी बॉडी कांपना बंद नहीं कर रही थी। अगर वाकई लड़ाई शुरू हुई तो मैं बस अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और उनमें से किसी एक को अपने साथ ले डूबूंगा। साइड में खड़े जू शियोंग को एहसास हुआ कि सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। उसने जल्दी से बात संभाली। उसे मक्खन लगाते हुए हनी कहा। उसने लगभग उससे भीख मांगते हुए पूछा कि क्या वो उस पर एक एहसान कर सकती है और इस बात को यहीं छोड़ डाल सकती है। वो चाहता था कि सब कुछ यहीं शांति से खत्म हो जाए। उसने डॉक्टर की बातें भी दोहराई और कहा, हमारे बेटे को कोई मेजर इश्यूज नहीं है। ये शब्द सुनना कि कोई मेजर इश्यूज नहीं है मेरे अंदर पछतावे की एक लहर ले आया। मैंने खुद को कोसा कि मैंने पहले उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। जूहाओ को सजा देने के लिए जो समय मैंने बिताया था वो बहुत कम था। ये बातें सुनने के बाद लू मेओंग ने नफरत से जू शियोंग के गाल पर थपथपाया। वो कड़ीडी अचवाहट से मुस्कुराई और पूछा कि आखिर उसके इस एहसान की कीमत क्या है। वो उस पर चिल्लाई और जानना चाहा कि उसे उससे एहसान मांगने का क्या हक है। उसने उसे ऑर्डर दिया कि जैसे ही वे घर पहुंचेंगे वो घुटनों के बल बैठकर अपनी सजा कबूल करेगा। जू शियोंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत इतने बदसूरत हो गए जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। लू मेओंग हमेशा से ही डोमिनेटिंग और सख्त रही थी, लेकिन कम से कम बाहर वालों के सामने वो उसे थोड़ी बहुत बेसिक इज्जत दे देती थी। लेकिन अब वो नाटक करने की जहमत भी नहीं उठा रही थी। और यह सिर्फ इस बार की बात नहीं थी। घर पर नॉर्मल दिनों में भी बिल्कुल यही सीन चलते थे। लू मेओंग हमेशा अपने सपनों के राजकुमार की तारीफों के पुल बांधती रहती थी। अपनी माँ के इन जहरीले शब्दों के असर में आकर जूहाओ भी खुलेआम अपने खुद के पिता को नीचा दिखाता था। लू मेओंग मुद्दी और मुझे घूरने लगी। उसने एक ठंडी हंसी हंसी और मुझे तुरंत घुटने टेकने का ऑर्डर दिया और माफी मांगते हुए कोटो करने को कहा। उसने कहा कि अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो वो मुझे एक आसान मौत दे सकती है और मेरी लाश को सही सलामत छोड़
छोड़ सकती है। मुझे बिना किसी रिएक्शन के वहीं खड्डा देखकर जूशियोंग ने घबराहट में आवाज लगाई, लू युआन। वो चिल्लाया और पूछा कि मैं आखिर वहां किस लिए खड़ा हूँ। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं जल्दी करूं और आंट लू से घुटने टेककर माफी मांगू। उसने पूछा कि क्या मैं सचमुच इन सब लोगों से लड़ना चाहता हूँ। मैं आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और उससे पूछ लिया, क्या तुम एक घर जमाई हो या ऐसा ही कुछ। ये सुनकर जू शियोंग ने अनजाने में मना करते हुए अपना सिर हिलाया। अगर वो वाकई लू मेयोंग के इस घमंडी और डोमिनेटिंग एटीट्यूड के साथ एक घर जमाई होता तो कोई चांस ही नहीं था कि वो जू हाओ को उसका सरनेम लगाने देती। इस कड़वी हकीकत ने मुझे अपने इस सो कॉल्ड पिता पर बेहद हंसी आने को मजबूर कर दिया। ये साफ था कि उस घर में उसका स्टेटस बिल्कुल जीरो था, लेकिन यही सच था। उसके बिजनेस का सारा स्टार्टअप कैपिटल अकेले लू मेयोंग ने ही दिया था। ऊपर से इस औरत की पैदाइशी बॉस जैसी और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। इसमें कोई ताज्जुब नहीं था कि इतने सालों में वो कभी अपना सिर उठाकर नहीं जी सका। मैंने पूरी नफरत और हिकारत से उसे घूरा। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो सचमुच एक दयनीय और डरपोक इंसान है। जूशियोंग मेरी बातों से बुरी तरह भटक गया। अपमानित और गुस्से से लाल होकर वो चिल्लाया और पूछा कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ। उसने जानना चाहा कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा बेटा है जो अपने खुद के सगे पिता से इस तरह बात करे। ठीक उसी पल हॉस्पिटल के बेड से अचानक जू हाओ की आवाज गूंजी। वो कराह रहा था, अपनी माँ को बुला रहा था और रोते हुए बता रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा है। लू मेयोंग का चेहरा तुरंत बेहद खुशी से चमक उठा। उसका दिल अपने बेटे के लिए तड़हैप उठा और वो तेजी से उसके बेड की तरफ भागी। उसने उसे दुलार किया और उसे अपना प्यारा बेटा कहा। आखिरकार उसके होश में आने पर वो बेहद खुश थी। वो रोने लगी कि उसे इस हालत में देखना उसकी ममता को झकझोर रहा है। जैसे ही जू हाओ रोने और अपनी माँ से शिकायत करने ही वाला था, उसकी नजर अचानक वहाँ सीधे खड्डाढ़े मेरे फिगर पर पड़ी। उसने अपने दांत भींचे और नफरत से अपनी माँ को ऑर्डर दिया। उसने डिमांड की कि वो तुरंत मुझे सजा दे और उसका बदला ले। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि मैं घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह रो रहा हूँ। यह देखकर जू शियोंग भी अपने बेटे को दिलासा देने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। उसने जू हाओ से कहा कि वो बस आराम करे और पहले अपने घावों को ठीक करने पर फोकस करे। उसने प्रॉमिस किया कि एक बार जब उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाएगी तो सब लोग एक साथ बैठकर शांति से बात कर सकते हैं। जू हाओ ने उसे कोई भाव नहीं दिया, बल्कि उसे पूरी नफरत से देखा। वो कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा कि आखिरकार वो उसका सगा बाप है भी नहीं। उसने ताना मारा कि यह साफ है कि सोजाके कि वो उस नाजायज बच्चे की साइड लेगा। जू शियोंग की बोलती तुरंत बंद हो गई। वो जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लू मेयोंग ने गुस्से में अपनी उंगली सीधे मेरे चेहरे की तरफ उठाई। उसने अपने आदमियों को बेहद क्रूर टोन में ऑर्डर्स दिए। उन पर चिल्लाते हुए पूछा कि क्या उन्होंने सुना कि उसके बेटे ने अब भी क्या कहा। उसने डिमांड की कि वो मुझे पकड़ें और जमीन पर दबोच ले। वो चाहती थी कि वे मुझे तब तक पीटें जब तक कि मैं दर्द से चिल्लाने न लगूं। उसके बाद उसने ऑर्डर दिया कि फ्यूचर के किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए मेरे हाथ पैर पूरी तरह तोड़ दिए जाएं। वे तगड़े आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और मुझे घेर लिया। ठीक उसी पल जब वे मुझ पर हाथ डालने ही वाले थे, मैंने अचानक उनका ध्यान भटकाने के लिए एक जोरदार आवाज लगाई। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैं अचानक सीधे लू मेयोंग की तरफ झपटा। इस अचानक हुए मूव से सब हैरान रह गए। लू मेयोंग डर के मारे पीली पडीडी एच गई। अपनी मैडम की सेफ्टी के डर से उन आदमियों में से किसी ने भी कोई रिस्क लेने की हिम्मत नहीं की। वे अपना टारगेट बदलने और लू मेयोंग को प्रोटेक्ट करने को प्रायोरिटी देने पर मजबूर हो गए। लेकिन जैसे ही वे सब मिलकर उसके आसपास एक इंसानी दीवार बनाने के लिए इकट्ठा हुए, हॉस्पिटल के बेड पर लेटा जू हाओ अचानक पूरी तरह अकेला और अनप्रोटेक्टेड रह गया। मैंने अपना सिर घुमाया और जू हाओ की तरफ एक तीखी और बर्फीली नजर से देखा। मैंने एक डरावनी और शातिर मुस्कान दी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जू हाओ का दिल तुरंत एक पल के लिए रुक गया। वो एक भयानक अनहोनी के डर से भर गया। भीड़ में बटलर ने सबसे तेजी से रिएक्ट किया। वो घबरा गया और चिल्लाया, ओह शिट। उसे एहसास हो गया कि मेरा असली टारगेट तो यंग मास्टर है। अगले ही सेकंड मैंने अचानक अपनी डायरेक्शन बदली। गजब की फुर्ती दिखाते हुए मैं बिजली की रफ्तार से सीधे जू हाओ के बेड की साइड में पहुंच गया। तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? जू हाओ डर के मारे कांपने लगा और हकलाया। उसने पूछा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मौत का एक गहरा साया उसकी पूरी बॉडी को घेर चुका था। यह देखकर कि मेरे हाथ में चाकू है, लू मेयोंग की भी कोई जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस वहां खड़ी होकर धमकियां दे सकती थी और डिमांड कर रही थी कि मैं उसके बेटे को तुरंत छोड़ बेच दूं। वो चिल्लाई कि अगर मैंने उसके सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो वो यकीनन यह श्योर करेगी कि मुझे दफनाने की जगह तक न मिले। मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई पूरी तरह बेवकूफ औरत हो। मैंने धीरे से अपना हाथ अपने सामने उठाया और अपनी हथेली से जू हाओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उसका चेहरा इस वक्त सफेद पट्टियों की मोटी लेयर्स से लिपटा हुआ था। इस वजह से उस थप्पड़ दियच की आवाज बहुत साफ नहीं आई, लेकिन मुझे ईमानदारी से इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मेरे हाथ को कैसा फील हुआ। मेरा इकलौता गोल इस वक्त अपने अंदर लगी गुस्से की इस भयानक आग को शांत करना था। मैं गुर्राया, मैं उसे अभी छू रहा हूँ, देखते हैं तुम जैसी औरत इस बारे में क्या उखाड़ा सकती है। मेरा टोन बेहद घमंडी और डोमिनेटिंग था। लू मेयोंग मुझसे दिल से नफरत करती थी, लेकिन वो सिर्फ अपने दांत भींचकर इसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसकी कोई भी लापरवाह कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा अभी भी वहीं रुकने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय मैंने एक पागल इंसान की तरह उसे पीटना जारी रखा और पूछा, तुम सचमुच मुझे मारना चाहते थे, है ना? तुम्हें मुझे फंसाना बहुत पसंद है, क्यों नहीं? मेरे दिमाग में मेरी पिछली जिंदगी के वो जलील करने वाले सीन्स लगातार फ्लैश हो रहे थे। मैं चिल्लाया,
चिल्लाया, मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूँ, मेरे सामने रो, धिक्कार है तुम पर। और मेरी इस बेरहम जबरदस्ती के आगे जुहाव तुरंत जोर जबरदस्ती से फूट फूट कर रोने लगा। सब कुछ इतनी आसानी से और नेचुरली हुआ। आप कह सकते हैं कि उसके ये आंसू कोई नाटक बिल्कुल नहीं थे, यह उसके परम डर से उपजे सबसे सच्चे जज्बात थे। अपने दुश्मन को ऐसी दयनीय हालत में देखकर मुझे अविश्वसनीय रूप से संतुष्टि महसूस हुई। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मुस्कुराओ, अभी के अभी मुस्कुराओ। लेकिन जाओहाव इस वक्त भला कैसे मुस्कुरा सकता था? अगर उसने अपनी चेहरे की मांसपेशियों को थोड़ा सा भी हिलाया तो उसके चेहरे के घाव खिंच जाते, जिससे असहनीय दर्द होता। मैं गुर्राया, तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम मुस्कुराने की क्षमता के बिना पैदा हुए थे? मैंने अपना हाथ एक बार फिर हवा में ऊपर उठाया। जाओहाव इतना डर गया कि उसे मनोवैज्ञानिक झटके लगने लगे। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। इसके तुरंत बाद अस्पताल के कमरे में यूरिन की तेज दुर्गंध फैल गई। उसने मुझसे और न मारने की भीख मांगी। वह फूट फूट कर रोया कि अगर मैं उसे मारता रहा तो मैं निश्चित रूप से उसे जान से मार दूंगा। उसने कसम खाई कि अब से वह कभी भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जब वह बुरी तरह रो रहा था और लगातार माफी की भीख मांग रहा था, मेरा मूड पूरी तरह से शांत रहा। बिना किसी भावना के जाओ जैसे नीच लोग कभी भी वास्तव में यह महसूस नहीं करेंगे कि उन्होंने कहां गलती की थी। वे माफी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह मरने से बुरी तरह डरा हुआ था। वह बस अपनी दयनीय जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। उनकी क्रूरता उनकी हड्डियों में बसी थी, इसे कभी बदला नहीं जा सकता था। मैं इस डर को जिंदगी भर के लिए उसका पीछा कराने वाला था। अगर भगवान ने कभी उसे फिर से शुरुआत करने का मौका दिया तो वह निस्संदेह आज की तुलना में और भी अधिक क्रूर चीजें करेगा। लू मयांग ने मुझसे उत्सुकता से पूछा कि मुझे उसके बेटे को छोड़ने के लिए क्या चाहिए। जाओ शिरंग ने भी मुझसे आग्रह किया कि मैं आवेगी होकर काम न करूं और कोई बड़ी आपदा न खड़ी करूं। उसने वादा किया कि वे मुझे मुआवजे के रूप में बहुत सारा पैसा दे सकते हैं। उसने पूछा कि क्या जाओ परिवार की संपत्ति का 10वां हिस्सा मुझे संतुष्ट करने के लिए काफी होगा। मैंने उस पर एक तिरछी नजर डाली और अवमानना के साथ पूछा, क्या वह वास्तव में आपका सगा बेटा है? आप किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा के लिए खुद को क्यों नीचा दिखा रहे हैं जो लगातार आपको नीचा दिखाता है? मेरे सवाल ने शिरंग को पूरी तरह से अवाक कर दिया। वह जवाब में एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। वह इस अपमान की परवाह वास्तव में कैसे नहीं कर सकता था जो उसने इस पूरे समय झेला था। बात बस इतनी थी कि इतने सालों में उसे अपने स्वाभिमान को निगलने और खामोशी से पीड़ित होने की आदत हो गई थी। लू मयांग और उसके बेटे की नजरों में उसकी हैसियत मूल रूप से बेकार थी। उसकी गरिमा एक पालतू कुत्ते से बमुश्किल ही ऊंची थी, बस थोड़ी सी ऊंची। मुझे उन पर अपनी सांसें बर्बाद करने में बहुत आलस महसूस हुआ। इसके अलावा मुझे असली और नकली युवा स्वामियों के लड़ने के इस ड्रामे को खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उन सभी को जल्दी करने का आदेश दिया, दीवार के पास जाने और उसके सहारे खड़े होने को कहा। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी अवज्ञा करने की हिम्मत की तो वे मुझे बेरहम होने के लिए दोष न दें, इस डर से कि वे मुझ पर छिपकर हमला करने के लिए किसी ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठा सकते हैं। मैंने उन सभी को कोने में जाने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने सभी को कमरे के कोने में भेज दिया और उन्हें स्थिर खड़ा कर दिया। जैसे ही भीड़ सही स्थिति में आ गई, मैंने मांग की। एक अधेड़ उम्र की महिला अचानक एक व्हील चेयर को सीधे अस्पताल के कमरे में धकेलते हुए अंदर आई। महिला ने आवाज दी, यह पूछते हुए कि चीजें कैसी हैं और वह जानना चाहती थी कि क्या जाओ अभी तक जागा है या नहीं। उस व्हील चेयर पर बैठी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिनवेई थी। इस अप्रत्याशित रूप ने मेरे दिल को अत्यधिक खुशी से भर दिया। मैंने इस अद्भुत व्यवस्था के लिए भाग्य को चुपचाप धन्यवाद दिया। यह उसे यहीं ले आया। मुझे उसे दोबारा खोजने के लिए कोई और बेकार प्रयास नहीं करना पड़ा। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि शिकार खुद इस तरह मेरे दरवाजे पर आ जाएगा। लिनवेई का चेहरा इस समय सफेद पट्टी की परतों में कसकर लिपटा हुआ था। अगर मुझे उसके मुंह में टूटे हुए दांतों की सही स्थिति स्पष्ट रूप से याद न होती तो इस चेहरे को पहचानना बेहद मुश्किल होता। जहां तक व्हील चेयर धकेलने वाली महिला की बात है, वह निश्चित रूप से लिनवेई की सगी मां थी। इस पर लिनवेई ने अचानक कमरे में मेरी उपस्थिति पर ध्यान दिया। उसका व्यवहार तुरंत तनावपूर्ण हो गया। वह अत्यधिक आतंक से भर गई। उसका पूरा शरीर भयानक आघात से अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। मुझे मानना होगा वह और जाओहाव वास्तव में स्वर्ग में बनी एक जोड़ी है। डरे होने पर उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं। लिनवेई की मां ने अपनी बेटी को अजीब व्यवहार करते देख जल्दी से उससे पूछा कि क्या बात। लिनवेई ने कांपते हुए मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि मैं लू युआन हूँ, मेरा नाम सुनकर। वह महिला पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध रह गई। उसके तुरंत बाद उसने सीधे मेरे चेहरे की तरफ इशारा किया और गालियों की बौछार शुरू कर दी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा कि क्या मैं वही हूँ जिसने उसकी कीमती बेटी पर बेरहमी से हमला किया था। उसने ताना मारते हुए यह भी पूछा कि क्या मुझ जैसे कचरे को मर्द भी माना जा सकता है। मैंने बस एक हल्की सी मजाकिया मुस्कान दी। उन बेबुनियाद आरोपों का सामना करते हुए मैंने पलटवार किया और उससे पूछा कि उसने अपनी लाडली बेटी से क्यों नहीं पूछा कि उसने क्या किया था। आपको पता लगाना चाहिए कि उसने स्कूल में किस तरह के अत्याचार किए। महिला ने आक्रामक रूप से पलटवार किया कि उसकी बेटी ने उसे पहले ही पूरा सच बता दिया है। उसे अपनी बेटी द्वारा बुने गए सफेद झूठ पर पूरा भरोसा था। वह शुद्ध नफरत और द्वेष से भरी आंखों से मेरी तरफ देखती रही। इस माँ का अंधा लाड़ प्यार ही वजह था कि लिनवेई इतनी खराब निकली। पूरा अस्पताल का कमरा अचानक एकदम घुटने वाले तनावपूर्ण माहौल में डूब गया। उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, दावा किया कि मुझ जैसे गुंडे के उसकी बेटी के प्रति अश्लील इरादे थे। उसने कहा कि क्योंकि लिनवेई ने पालन
करने से इनकार कर दिया। मैंने उसे पीटने का सहारा लिया। उस महिला ने द्वेषपूर्वक घोषणा की कि यह मामला निश्चित रूप से इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। उसने दृढ़ता से कहा कि उसका परिवार मुझे बिल्कुल अदालत ले जाएगा। उसने मुझसे कहा कि बस अपनी आंखें खुली रखो और उस दिन का इंतजार करो जब मैं जेल जाऊंगा। मैंने अपनी एक भौं थोड़ी उठाई और मजाक से भरी नजर से लिन वेई की ओर देखने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने वास्तव में अपनी माँ को यही बताया था? लिन वेई की आंखें इधर उधर डोलने लगी। मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। घर पर उसने हमेशा एक अच्छी आज्ञाकारी बेटी की छवि बनाने और बनाए रखने की कोशिश की। उसकी माँ ने जोर से दावा किया कि वह अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह जानती है। वह मुझ पर चिल्लाई, मुझे अपनी बेटी पर झूठे आरोप लगाने का सपना भी न देखने के लिए कहा। मेरा चेहरा गुस्से को दबाते हुए पहले से कहीं अधिक ठंडा और गंभीर हो गया। मैं घुर्राया, यह पूछते हुए कि क्या वह सच जानती है? स्कूल में हर महीने औसतन वह कम से कम 1 दर्जन अन्य छात्रों को प्रताड़ित करती है। कुछ को उसने इस कदर मजबूर किया कि उन्होंने तड़पते हुए स्कूल छोड़ दिया। कुछ को तो उसने तब तक प्रताड़ित किया जब तक कि वे गंभीर डिप्रेशन का शिकार नहीं हो गए। मैंने पूछा कि क्या उसने कभी वास्तव में उन अत्याचारों की जांच की थी। उसकी मां ने अभी भी हठपूर्वक जोर दिया कि उसकी बेटी अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली और समझदार थी। उसका मानना था कि लिनवे कभी भी ऐसी क्रूर चीजें पर नहीं करेगी। उसने अपनी बेटी से जल्दी से बोलने और उन आरोपों को नकारने का आग्रह भी किया। लिनवे ने तुरंत अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करते हुए अविश्वसनीय रूप से क्रूर तरीके से कसम खाई। उसने कसम खाई कि स्कूल में उसने कभी किसी सहपाठी को प्रताड़ित नहीं किया। उसने यहाँ तक शाप दिया कि यदि उसकी शपथ झूठी हो तो उसके पिता की बीमारी कभी ठीक ना हो। यह सुनकर मैं दंग रह गया और इतनी क्रूरता पर समय रहते प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका। मैंने व्यंग्यपूर्वक पूछा, क्या आपके पिता जानते हैं कि उनकी इतनी संस्कारी बेटी है? उसकी माँ हालांकि अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद दिखाई दी और उसने दृढ़ता से एक बात कही। उसका मानना था कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा अपने माता पिता की जिंदगी के साथ मजाक नहीं करेगा। उसने मुझे जेल जाने के लिए खुद को तैयार करने का आदेश दिया। मैं अपनी ही मासूमियत पर एक आत्मनिंदात्मक कड़वी मुस्कान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे एहसास हुआ कि एक बार फिर मैंने एक अविश्वसनीय रूप से बेवकूफी भरी गलती कर दी थी। यह वाकई बेतुका था कि मैंने उन जैसे नीच लोगों से बात करने के लिए रीजन का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की। चूंकि चीजें पहले ही इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी, इसलिए सभी स्पष्टीकरण बेमानी थे। आगे बहस जारी रखने के लिए मेरे पास वास्तव में कोई पेशेंस नहीं बचा था। मैंने अपनी रेशनैलिटी के आखिरी टुकड़े को भी पूरी तरह से अलग छोड़ने का फैसला किया। मैंने इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से हल करने के लिए सबसे डायरेक्ट एक्शन का इस्तेमाल करना चुना। लिनवे की माँ अभी भी अनजान बनी हुई मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। लिनवे और उसकी माँ दोनों को अभी भी स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। उनकी लाइफ खतरे में थी, फिर भी वे अविश्वसनीय रूप से एरोगेंट व्यवहार कर रहे थे। हकीकत में अगर उन्होंने कोने में दुबके हुए लुमयांग के ग्रुप के डरपोक स्टेंस को थोड़ा करीब से देखने पर ध्यान दिया होता तो उन्हें निश्चित रूप से एहसास हो जाता कि कुछ बहुत गलत था। लेकिन दुर्भाग्य से अब किसी भी पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैं दहाड़ा और उनसे डेथ के लिए तैयार होने की मांग की। मेरी मूवमेंट इतनी तेज थी कि कोई भी उन्हें साफ तौर पर देख नहीं सका। मैंने सीधे लिनवे की चेस्ट को निशाना बनाते हुए एक विनाशकारी राउंडहाउस किक मारी। लिनवे के मुंह से एक खून जमा देने वाली चीख निकली। वह और व्हीलचेयर दोनों उसकी मां से जा टकराए। इस भारी इंपैक्ट ने मां और बेटी दोनों को जमीन पर गिरा दिया। वह अभी भी चिल्लाने में कामयाब रही, ये पूछते हुए कि मेरी यहाँ किसी को मारने की हिम्मत कैसे हुई। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि यह बस कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत पहले ही आसानी से कर देना चाहिए था। इस अर्थ शैटरिंग किक को मारने के बाद मुझे कुछ राहत महसूस हुई। मेरा मूड तुरंत बहुत अधिक रिलैक्स और कंफर्टेबल हो गया। ठीक उसी पल एक तरफ खड़ी लू मयांग अचानक ठहाके मारकर हंस पड़ी और उसने लू युआन का नाम पुकारा। उसने घोषणा की कि उसने अभी अभी पुलिस को बुलाया है। नग होकर उसने मुझसे कहा कि मैं बस इंतजार करूं क्योंकि मैं अब ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाऊंगी। हकीकत में उसे भी एक कोने में धकेल दिया गया था और उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, क्योंकि एक बार जब अथॉरिटीज आधिकारिक तौर पर शामिल हो गईं, तो इसका मतलब था कि वह मुझसे बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड के नियमों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। यह सुनकर उसके साथ आए लोगों के ग्रुप ने घोर अवमानना के एक्सप्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उन्होंने मजाक उड़ाया कि मुझ जैसे नीच को बहुत पहले ही जेल में डाल दिया जाना चाहिए था। उसने यहाँ तक धमकी दी कि मेरे अंदर जाने के बाद वह मुझे अच्छी तरह से अटेंड करने के लिए वहां अपने लोग भेजेगी। उसने मुझे याद दिलाया कि एक बार जब मैं वहां चला जाऊं तो मुझे मौत की भीख मांगने जैसी कोई बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दरवाजे के बाहर से लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स का एक ग्रुप अचानक अंदर घुस आया। लू मयांग भी अविश्वसनीय रूप से हैरान थी क्योंकि वे इतनी जल्दी आ गए थे। यहाँ तक कि उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी एफिशिएंसी इतनी लाइटनिंग फास्ट हो सकती है। उन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के पीछे एक गोल सिर वाला शख्स स्थिति का जायजा लेने के लिए चुपके से झांक रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दाकियांग था और उसने तुरंत लू युआन का नाम चिल्लाया। उसने घोषणा की कि उसने प्लान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर दिया है। वह अथॉरिटीज को सीधे यहाँ लाने में सफल रहा था। तभी जाकर लू मयांग को झटके के साथ सच्चाई का एहसास हुआ। पता चला कि इन लोगों को उसके द्वारा बुलाया ही नहीं गया था। हालांकि उसने सोचा कि चाहे उन्हें किसी ने भी बुलाया हो, अंतिम रिजल्ट फिर भी वही होगा। वह तुरंत एक्शन में आ गई। उसने मुझ पर दोष मढ़ने के लिए खूब मिर्च मसाला लगाते हुए पूरी घटना की कहानी सुनाई।
सुनाई। ये देखकर कि मैं उसका खंडन करने के लिए कुछ नहीं बोला, लू मयांग खुद को और भी स्नग महसूस करने लगी। वह इत्मीनान से एक अच्छा शो देखने के लिए खुद को तैयार करने लगी। लेकिन वहां रुकिए, उसने इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि चीजें उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट हो जाएंगी। कैप्टन ने अप्रत्याशित रूप से मुझे थम्स अप दिया और शानदार काम करने के लिए मेरी सॉफ्टली तारीफ की। लेकिन फिर भी उसने मुझे काइंडली याद दिलाया कि मुझे सबसे बढ़कर अपनी खुद की लाइफ और सेफ्टी की रक्षा करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हैरान होकर लू मयांग ने कैप्टन से पूछा कि वह आखिर क्या बकवास कर रहा है। वह चीखी और मांग की कि वे मुझे तुरंत अरेस्ट करें। उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं किया तो वह उन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। कैप्टन अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उसने दोनों महिलाओं की तरफ देखा और उनकी आइडेंटिटी पूछी। लू मयांग ने जल्दी से खुद का परिचय झाओ हाओ की मां के रूप में दिया। दूसरी महिला ने भी हड़बड़ी में लिन वेई की मां होने का दावा किया। दोनों माताओं ने बारी बारी से अपना प्राउड सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म किया। कैप्टन का एक्सप्रेशन तुरंत अविश्वसनीय रूप से स्टर्न और शार्प हो गया। उसने घोषणा की कि जोहाओ और लिन वेई इस समय एक बड़े क्रिमिनल केस में शामिल संदिग्ध हैं। उसने मांग की कि दोनों माताएं जांच के लिए अथॉरिटीज के साथ एक्टिवली कोऑपरेट करें। यह सुनकर लू मयांग पूरी तरह से दंग रह गई और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। घबराकर उसने पूछा कि वह किस बड़े केस की बात कर रहा है, क्योंकि उसे यह सब समझ नहीं आ रहा था। उसने बहस करने की कोशिश की, ये पूछते हुए कि क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। अस्पताल के बेड पर लेटा जोहाओ बिल्कुल भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। वह बस खामोश रहा। उसका चेहरा डर और गिल्ट से भरा था। इस बीच लिन वेई ने अपना आपा खो दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू बारिश की तरह गिरते रहे। भयानक डर के कारण अस्पताल के कमरे का माहौल अचानक उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत हो गया। लिन वेई रोते हुए कमजोरी से अपनी मां की आगोश में सिमट गई। वह लगातार रोती रही कि वे उसे फंसा रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। अन्याय की वे चीखें अस्पताल के कमरे में बार बार गूंजती रहीं। लिन वेई इतनी दयनीय रूप से रोई जैसे बारिश में नहाया हुआ नाशपाती का फूल हो, जिससे उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक सिंपैथी महसूस हो। उसने एक पीड़ित मासूम छोटी लड़की का रोल निभाने की पूरी कोशिश की। उसकी वह फ्रजाइल इमेज वास्तव में लोगों को धोखा देने के लिए बहुत आसान थी। लिन वेई की मां ने अपनी बेटी को इस तरह रोते देख अचानक हिम्मत जुटाई। उसने दृढ़ता से दावा किया कि उसकी बेटी ने बचपन से लेकर आज तक कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं। वह चिल्लाई कि पुलिस से निश्चित रूप से कोई गलती हुई है। उसने यहाँ तक हाइपोथेसिस बना डाली कि शायद स्कूल में कोई और लड़की हो जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसकी बेटी के बिल्कुल समान हो। कैप्टन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि वे स्कूल के पहाड़ के पीछे मिले कॉर्प और मर्डर वेपन पर मौजूद पुख्ता सबूतों के आधार पर काम कर रहे हैं। जाओ हाओ और लिन वेई के फिंगरप्रिंट्स अभी भी अविश्वसनीय रूप से साफ बचे हुए थे। उसने बदले में उससे पूछा, क्या ये साइंटिफिक सबूत भी गलत हो सकते हैं? ऐसा कहने के बाद कैप्टन ने एक प्लास्टिक बैग निकाला जो सावधानी से सील किया हुआ था। उस बैग के अंदर एक लोहे की रॉड थी जिस पर अभी भी सूखे खून के धब्बे लगे थे। जैसे ही उसने उस घातक लोहे की रॉड को देखा, जाओ हाओ आखिरकार पूरी तरह से टूट गया और अपना आपा नहीं रख सका। वह बुरी तरह रोया। उसके चेहरे पर नाक और आंसू बहने लगे और उसने कन्फेस करना शुरू कर दिया। उसने बहाने बनाए, यह दावा करते हुए कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि सामने वाला इतना कमजोर था कि वह एक भी हिट झेल नहीं सका। उसने जोर देकर कहा कि उसने लोहे की रॉड का इस्तेमाल केवल उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर हल्का सा टैप करने के लिए किया था। मासूमियत का ढोंग करते हुए उसने पूछा, किसने सोचा था कि विक्टिम बस गिर जाएगा? धत्त तेरे की। कैप्टन दहाड़ा और उससे पूछा, आखिर कौन किसी की गर्दन के पिछले हिस्से पर इस तरह टैप करने के लिए लोहे की रॉड का इस्तेमाल करता है? लिन वेई की मां को अब जाकर स्थिति की गंभीरता का वास्तव में एहसास हुआ। वह हड़बड़ी में एंग्जाइटी और पैनिक से भरी आंखों से लिन वेई की तरफ मुड़ी। वह बेताब होकर अपनी बेटी के मुंह से एक सेटिस्फैक्टरी स्पष्टीकरण सुनना चाहती थी। कांपते हुए उसने लिन वेई से पूछा, क्या पुलिस जो कह रही है वह सच है? लिन वेई के हाथ भी डर के मारे लगातार कांप रहे थे। उसकी आंखों की गहराइयों में निराशा की एक धुंधली परत पहले से ही थी। लिन वेई ने धीरे से सिर हिलाया, अपनी मां के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ठीक उसके बाद ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कोई बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ गई हो। उसने कसम खाने के लिए जल्दी से अपनी 3 उंगलियां ऊपर उठाई। उसने कसम खाई कि यह विक्टिम ही था जिसने पहले उसे उकसाने और उसका मजाक उड़ाने की पहल की थी। वह रोई। उसने जोर देकर कहा कि उसका वास्तव में उस व्यक्ति की जान लेने का कोई इरादा नहीं था। उन शब्दों को सुनकर लिन वेई की मां ऐसी दिखी जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसका पूरा शरीर ठंडी जमीन पर ढह गया। बिल्कुल सदमे में जाओ हाओ ने अभी भी भारी सांसें लेते हुए एक बेवकूफाना सवाल पूछा। उसने इस बात का जिक्र किया कि वह पहले से ही 18 साल का हो चुका है। कांपते हुए उसने पूछा कि क्या उसे समय काटने के लिए जेल जाना पड़ेगा? मैंने उस पर घोर अवमानना की नजर डाली और ठंडे स्वर में बोला। मैंने व्यंग्य पूर्वक जवाब दिया, तो अब जाकर तुम्हें डरना आया है और प्रॉब्लम समझ आई है। ये सुनकर जाओ हाओ इतना फ्यूरियस हो गया कि उसकी चेस्ट में इस कदर दर्द हुआ जैसे वह खून की उल्टी करने वाला हो। तुरंत ही वह एक बार फिर गहरे कोमा में चला गया। मुझे अचानक उस पुराने प्रॉक्टर वांग जियांगो के अस्तित्व की याद आई। मैं तुरंत मुड़ा और अपने पास खड़े कैप्टन से पूछा कि क्या उन्होंने उस बूढ़े को अभी तक अरेस्ट किया है या नहीं। कैप्टन ने कैजुअली जवाब दिया कि यह बस एक सुविधाजनक काम था जिसे उन्हें अंजाम देना था। उसने दरवाजे के बाहर इशारा किया जिससे मुझे एक परिचित सिलुएट दिखाई दिया। वांग जियांगो इस समय ठंडी हथकड़ियों के जोड़े में कसकर बंद था। वह अस्पताल के कमरे के ठीक बाहर कुछ ही दूरी पर चुपचाप खड़ा था। इस बार उस बूढ़े कमीने को निश्चित
रूप से सम्मान और गौरव के साथ रिटायर होने का मौका नहीं मिलने वाला था। बड़ा ग्रज आखिरकार पूरी तरह से सेटल हो गया था। मैं आधिकारिक तौर पर अपनी पढ़ाई के रास्ते को जारी रखने के लिए स्कूल लौट आया। मैंने कड़ी मेहनत और पहले से कहीं अधिक एफर्ट लगाया। मेरे दिल में हमेशा उपन्यासों के पुनर्जन्म वाले प्रोटोगोनिस्ट की तरह बनने की चाहत थी। मैंने सिंघुआ, पेकिंग जैसे प्रतिष्ठित टॉप टियर यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट होने का गोल सेट किया। भले ही मैं सिंघुआ पेकिंग में न जा सकूं, फिर भी मैं एक की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए डिटरमाइंड। समय चुपचाप बीतता गया। कुछ ही समय बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आखिरकार आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए गए। मेरा टोटल स्कोर महज 300 पॉइंट्स था। मैं शाम की हवा के बीच अपने कदमों को रोककर खड़ा रह गया। अविश्वसनीय रूप से कन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहा था। इस बीच दकियांग ने केवल 280 पॉइंट्स स्कोर किए थे। फिर भी वह शांति से मुझे कंफर्ट करने के लिए मुड़ा और मुझे लाइफ में कभी भी उम्मीद न छोड़ने की सलाह दी। मैं उदासी की एक लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। मुझे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। वास्तव में एक हाई स्कूल सीनियर का दिमाग ही सबसे शार्प और सबसे फंक्शनल होता है। हाई स्कूल के इस कठिन फाइनल स्टेज के दौरान सीनियर्स एस्ट्रोनॉमी से लेकर जियोग्राफी तक सब कुछ समझ सकते हैं। अंदर से वे मैक्रो स्केल से लेकर डेली लाइफ के तुच्छ मामलों तक सभी क्षेत्रों के मास्टर्स होते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के कुछ ही समय बाद वह सारा संचित नॉलेज पूरी तरह से भुला दिया जाएगा, लगभग पूरी तरह से साफ हो जाएगा। मुझ जैसे पुनर्जन्म लिए व्यक्ति के लिए जो दशकों तक जी चुका है, उसका दिमाग किसी भी टेक्स्ट बुक नॉलेज को और अधिक क्रैम नहीं कर सकता। ये फैक्ट कि मैंने 300 पॉइंट स्कोर किए, कम से कम आधा तो प्योर लक के कारण था। आंख झपकते ही समय बीत गया और उस वर्ष का सितंबर आ चुका था। एक ऐसी चीज थी जिसकी मैंने 10 लाख सालों में भी उम्मीद नहीं की होगी। अंत में दकियांग और मुझे अभी भी सीधे एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। वजह यह थी कि हम दोनों ने वास्तव में कुछ बहुत मोन्यूमेंटल हासिल किया था। न केवल हमें एक प्रतिष्ठित मेडल मिला था, बल्कि हमें एग्जाम्पलरी आउटस्टैंडिंग यूथ्स के रूप में भी सम्मानित किया गया था। कई मेजर यूनिवर्सिटीज ने एक्टिवली हमसे संपर्क किया और हमें एनरोल करने के लिए वेलकम किया। आधिकारिक तौर पर यूनिवर्सिटी के गेट्स में कदम रखने के बाद मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने मेजर पर कड़ी मेहनत की और साथ ही शुरुआत करने के अवसरों की तलाश की। तुरंत ही बड़ा पैसा कमाना काफी मुश्किल था, लेकिन इसकी भरपाई के लिए मेरे पास अपने पिछले जीवन की अनमोल यादें मौजूद थीं। तो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा साइड इनकम कमाना अभी भी काफी आसान था। कुछ और साल पलक झपकते ही बीत गए। दकियांग और मैंने एक साथ एक छोटी कंपनी खोलने के लिए अपने गृहनगर लौटने का फैसला किया। बिजनेस वर्ल्ड के तूफानों के बीच कई सालों की ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत के बाद आज का दकियांग अपने अतीत की तुलना में पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब नासमझ नहीं रहा था। वास्तव में तनावपूर्ण कामकाजी घंटों के बाद अपने खाली समय के दौरान उसने चू परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी जुटाने की पहल भी की। चूहाओं को अदालत द्वारा आधिकारिक तौर पर मौत की सजा सुनाई गई। उसकी सजा को तुरंत तामील कर दिया गया। उसके बाद लिन वे को 15 साल जेल की सजा सुनाई गई। वह वर्तमान में अभी भी सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रही है। रिहाई की कोई तारीख नजर न आने के साथ शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी सजा इतनी गंभीर होगी। हालांकि विक्टिम के परिवार ने किसी भी मौद्रिक मुआवजे को स्वीकार करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि चूहाओं अपनी जान देकर जान की कीमत चुकाए, क्योंकि वे विक्टिम के परिवार से कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट या माफी हासिल नहीं कर सके थे। हाउ को कानून के अनुसार अधिकतम सजा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लू मयांग उस समय एक कोने में धकेल दी गई। कोई दूसरा विकल्प न बचने पर वह केवल हर जगह रिश्वत देने और सेटिंग करने के लिए पैसे का इस्तेमाल ही कर सकती थी। अतीत में उसका व्यक्तित्व अविश्वसनीय रूप से एरोगेंट और एक्सट्रीम था। वह जहां भी जाती दुश्मन बनाती और बहुत से लोगों को ठेस पहुंचाती थी। वह कभी नहीं जानती थी कि दूसरों पर दया कैसे दिखाई जाए या उनके लिए कोई रास्ता कैसे छोड़ा जाए। इस वजह से जिस पल चूहाओं मुसीबत में पड़ा, चू परिवार के सभी पुराने दुश्मन चीजें मुश्किल बनाने के लिए एक साथ खड़े हो गए। अंतिम रिजल्ट यह हुआ कि वह न केवल चूहाओं को बचाने में विफल रही, बल्कि उसने अनजाने में कई जजों को भी अपने साथ जेल खींच लिया। ठीक उसी दिन जब चूहाओं को उसकी फांसी के लिए ले जाया गया था। लू मयांग इस बड़े झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकी और पूरी तरह से पागल हो गई। उसका दिमाग बिखर गया और उसने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दिया। उसके मुंह से हमेशा अर्थहीन और असंगत बकवास बड़बड़ाती रहती थी। वह लगातार बुदबुदाती रहती थी कि उसे मदद के लिए अपने सपनों के प्रेमी को खोजने विदेश जाना है। चू शिरंग, जो मूल रूप से इतने सालों तक कायरता और कमजोरी का जीवन जी रहा था, आखिरकार ठीक इसी पल उसने एक बार मजबूत होने की हिम्मत दिखाई। उसने बिना दूसरा विचार किए लू मयांग को घर से बाहर निकालने का फैसला किया। हालांकि चू परिवार के दुश्मनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कड़वे अंत तक चू परिवार के बिजनेस का शिकार करना और उसे नष्ट करना जारी रखा। ज्यादा समय नहीं बीता, बैंकरप्सी के कारण चू शिरंग की सारी संपत्ति हवा में गायब हो गई। मैंने सुना है कि वह अब चुपचाप ग्रामीण इलाकों में अपने गृहनगर लौट आया है। उसका दैनिक जीवन अब पूरी तरह से खेती और मछली पकड़ने के इर्द गिर्द घूमता है। दकियांग मेरी तरफ मुड़ा और मुझसे पूछा कि क्या मैं वापस जाकर उससे थोड़ा मिलना चाहता हूँ। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि मुझे वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखती।